क्या बताएँगे आज बिल्कुल आए? मेरा नाम खगेंद्र प्रसाद शर्मा है। मैं नेपाल के एक ज़िला है, फेमस ज़िला है, वो भी एक फूड ग्रेन के रूप में फेमस है, कैलाली डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। अभी जो स्टेट वहाँ पर भी बना हुआ है, तो 7 स्टेट में से वो सबसे पश्चिम का स्टेट है, सुदूर पश्चिम प्रदेश हम लोग बोलते हैं। उसके हम कैलाली ज़िला के एग्रीकल्चर नॉलेज सेंटर करके नाम ऑफ़िस का नाम है। यहाँ केबी के बोलते हैं, हमारे वहाँ एग्रीकल्चर नॉलेज सेंटर करके बोलते हैं, थोड़ा फ़र्क है। लेकिन काम वैसा ही है जो किसान से जुड़े हुए। उसमें हम एज ए चीफ़ के रूप में काम कर रहे हैं, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। हमें 30 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस एग्रीकल्चर फील्ड में। क्या बताएँगे प्राकृतिक खेती आपने देखी? बहुत अच्छी बात है। वास्तव में हमारे पूर्वज तो ये करते आ रहे थे। अब उसमें थोड़ा-सा क्या हुआ कि जब पॉपुलेशन बढ़ता गया तो उनको खिलाने-पिलाने के लिए जो नहीं पहुँचा, तो हम लोग थोड़ा साइंटिफिक वे में नया-नया चीज़ अब करते गए, पढ़ते गए, सीखते गए। लेकिन अब बाद में फिर यहाँ क्या देखा गया कि ज़्यादा हम लोग शायद केमिकल की तरफ जा रहे हैं, तो उससे और दुष्परिणाम बहुत आ रहा है। जैसे अब कैंसर हो रहा है और कई तरह के बीमारियाँ बढ़ रही है। अब इंडिया में तो सुना है कैंसर ट्रेन ही चलता है गवर्नमेंट ने, तो इतना बहुत मतलब बुरा हालत है। तो हम लोग भी नेपाल से जुड़े हुए हैं, मतलब पड़ोसी देश हैं, तो इसका कुछ भी अच्छाई भी जो भी इंडिया में होगा उसका भी प्रभाव नेपाल में पड़ता है, और जो यहाँ खराबी होगी तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये सबको हल करने के लिए अभी ये नया कॉन्सेप्ट के रूप में, यद्यपि हमने कहा कि ये बहुत नया तो नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वज इसको करते आ रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा साइंटिफिक उसको थोड़ा प्रूफ करते हुए, जैसे अब पहले भी हमारे पूर्वज जंगल से लाके सूखा मतलब पत्तियाँ डाल के खेती करते थे, गाय भैंस का मतलब पेशाब यूज़ करते थे, गोबर यूज़ करते थे, वो तो पहले भी करते थे, लेकिन उन लोगों को उतना या उनको जानकारी नहीं था या कितना डालना है, उसमें क्या है, वो मतलब किस लिए वो फ़ायदा दे रहा है, ये सब अब हम लोग थोड़ा साइंटिफिक वे में हमारे प्रोफेसर साहब लोग, हमारे साइंटिस्ट लोग सिखाते हैं, उसको प्रूफ करके देते हैं, तो वो थोड़ा उस हिसाब से हमारे जो नेचर ने दिया है हम लोग को, अच्छा चीज़ जो नेचर ने दिया है उसको हमको यूज़ करना है। अब बाहर का चीज़ का खाली एक व्यापारियों के मतलब उनके उन्नति के लिए, अब जैसे देख रहे हैं आप लोग हॉस्पिटल में कितने मतलब कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है, हर जगह मतलब जगह पाना मतलब बेड पाना भी मुश्किल है। तो ये सब कहाँ से आया है? यही सब खान-पीन से आता है, खाने-पीने से ही सब बीमारियाँ होती है। इसीलिए अब हम लोग को फिर अपने पूर्वज को स्मरण करते हुए, उसमें सुधार करते हुए, उसमें साइंटिफिक वे में काम करते हुए मतलब खिलाना-पिलाना भी है, सारा संसार का जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको खिलाना-पिलाना भी है, और न्यूट्रिशियस चीज़ भी देना है, हेल्दी फूड भी देना है, और हम हमारे प्रकृति को भी बचाना है, क्योंकि प्रकृति रहेगा तब ना सब खेती-बाड़ी रहेगा। प्राकृतिक खेती जी, आपने इसीलिए देखी आज यहाँ पे गुरुकुल में? जी, अभी हम लोग कुछ देखे हैं, कुछ आज और कल 2 दिन हम लोग यहाँ रहेंगे। ये हम लोग का सौभाग्य मिला, भारत सरकार को हम इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग 25 लोग नेपाल के पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी स्टेट के लोग हैं। मिनिस्ट्री लेवल से लेकर डिपार्टमेंट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करने वाले लोग हम लोग हैं। लाइवस्टॉक सेक्टर से भी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी तो हैं। कुछ नेपाल भी प्राकृतिक खेती करेगा करेगा। अब हम लोग ऑर्गेनिक में तो थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, लेकिन अब ये आज समझ में आ रहा है कि अब धीरे-धीरे कि ऑर्गेनिक है कि लोग ने लूटना शुरू किया, बहुत व्यापारियों ने। तो वास्तव में हमारे जो किसान थे वही वास्तव में ने ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसलिए जैसे हमारे नेपाल में मैं भी कभी-कभी बड़ा असर से चकित हो जाता हूँ कि जैसे ऑर्गेनिक डीएपी बोल के लोग लूट रहे हैं, देखिए। अब ऑर्गेनिक डीएपी कहाँ होता है? अब ऐसा चीज़ मतलब, और जो प्योर ऑर्गेनिक है वो तो हमारे किसान के घर में है या जंगल में है। तो इसलिए वो सब समझने के लिए हम लोग खेती को बिल्कुल नज़दीक से देखा गुरुकुल में आके आपने? जी, अब देख रहे हैं, और कल तक भी हम लोग यहाँ 2 दिन रहेंगे। अभी प्रोफ़ेसर साहब लोग यहाँ हैं, हमारे सीनियर बहुत आदरणीय व्यक्तित्व लोग हैं। स्वयं राज्यपाल इतना मतलब हमारे गर्व की बात है कि उनके दर्शन हुई। उन्होंने ये जो शुरू किया है यहाँ गुजरात के राज्यपाल साहब ने, और दोनों देश के प्रधानमंत्री जी के जो विज़िट था, वीवीआईपी विज़िट था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग पड़ोसी देश हैं, हमारा रोज़ी-रोटी का संबंध भी है, हर चीज़ मतलब संबंध है। खुला संसार में ऐसा कहीं नहीं है जो खुला बॉर्डर 2 देश के बीच में है। तो नेपाल ही भारत ऐसा है जो खुला बॉर्डर है। इसलिए हमने पहले ही कहा कि अच्छाई भी दोनों तरफ जाती है, अब बुराई भी दोनों तरफ जाती है। तो इसलिए बुराई को कम करते हुए अच्छाई को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो दोनों प्रधानमंत्री ने इसको डिसाइड किया कि हमारे दोनों देश के साइंटिस्ट लोग को एक्सटेंशन में जो काम करते हैं, किसान लेवल पर जो काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, सिखाया जाए, एक दूसरे का ज्ञान लिया जाए, और जनता के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए और विश्व के हित के लिए काम किया जाए। धन्यवाद। मैं काठमांडू में प्राकृतिक खेती करता हूँ। जो खेती मैंने विगत 17 साल से कर रहा हूँ। अभी पहले जैविक करता था, कि पहले जो वो जैसे चलता था वैसे करता था। अभी प्राकृतिक में जो लगा हुआ है, इसमें हमने बहुत फ़ायदा देखा। उत्पादन के भी फ़ायदा है और स्वास्थ्य के भी फ़ायदा है।
हमने पैसे ही कमा के बड़े बनने से हमें धर्म भी कमाना चाहिए। जब विषादी डाल के जनता के घर घर में जाएगा हमारा उत्पादन, हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो विषादी रहित बना के पहुँचाएँ तो इसी में धर्म है। हमने बहुत तरह के जीवाणु उत्पादन करते हैं, जंगल से मट्टियाँ लेके बनाते हैं, ये गन्ना के जो गुड़ है उससे बनाते हैं। इसमें हमें करीब करीब 8-10 आइटम बना के हमने अपने आप मल बनाते हैं, वो मल से प्राकृतिक खेती बनता है। कम लागत में अच्छा मुनाफा हाँ, कम लागत में बनता है। ये इसमें विषादी डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं डाल रहे हैं हम। तो नेपाल भी आज यहाँ आया है, कुरुक्षेत्र हर इंडिया हाँ। में ये प्राकृतिक खेती देख रहे हैं नेपाल। हाँ, ये प्राकृतिक खेती देखने के लिए आए हैं और सीखने के लिए आए हैं। जो हमने किया हुआ है उससे और ज़्यादा सीखेंगे, यहाँ के डॉक्टर साहब सिखाएंगे और यहाँ के जो खेती बना हुआ है वो देखने को मिलेगी। और उससे अभी जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा और अच्छा करने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम पुष्कर केसी है, मैं अर्घाखाँची जिला के रहने वाले हूँ और अभी काठमांडू विगत 17 साल से मैं काठमांडू में खेती कर रहा हूँ। और मैं मेरा लेवल का और नया किसान जो बन रहे हैं उनको भी मैं प्रशिक्षण देता हूँ। थैंक यू। जी, यहाँ ये नेपाल से एक डेलीगेशन आया हुआ है, 25 इसमें प्रतिनिधि हैं और नेपाल के लगभग जो भी कृषि से संबंधित डिपार्टमेंट हैं उनका सभी का रिप्रेजेंटेशन है इसमें। कृषि विभाग से हैं, डेयरी विभाग से हैं और प्रोग्रेसिव किसान वो भी आए हुए हैं इसमें। ये संभावना देखने के लिए कि क्या प्राकृतिक खेती से आगे बढ़ा जा सकता है, क्या प्राकृतिक खेती से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सकता है। इसकी डेवलपमेंट इस तरह हुई कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने जब इस खेती के बारे में एक बढ़ते हुए जहर, एक बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में डिस्कशन हुआ और यूरिया जैसे केमिकल्स या डीएपी या पेस्टिसाइड्स के लिए जब कहा गया तो प्रधानमंत्री जी ने उनको सुझाया कि हम ही कोशिश कर रहे हैं कि इस जहर वाली खेती से दूर हुआ जाए और इसके स्थान पर प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए। तो उन्होंने उस स्तर पे जो एक एग्रीमेंट आया तो उसके बाद जो नेपाल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र तोमर जी, इनके बीच मुलाकात हुई और एक MOU हुआ कि यहाँ पर नेपाल से प्राकृतिक खेती सीखने के लिए प्रतिनिधिमंडल आएंगे और यहाँ पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो खेती की जा रही है आचार्य देवव्रत जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि यहाँ जो 180 एकड़ का फार्म जहाँ हम खड़े हुए हैं, इस पूरे 180 एकड़ के फार्म पर कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल इनपुट प्रयोग नहीं होता है। ये पूर्ण तरह से प्राकृतिक है और इसमें आप फसल को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों से कम नहीं ज़्यादा ही पैदावार। आप धान की फसल देख लीजिए, गन्ने की फसल देख लीजिए या दूसरी कोई भी फसल देख लीजिए। तो इसमें प्राकृतिक खेती में क्या है कि ये जैसे एक तरह से किसान का खर्चा लगभग पूरी तरह से बच जाता है और इसमें एक गाय से 30 एकड़ तक की खेती संभव है, जबकि शुरू के साल में इतना संभव नहीं है, क्योंकि शुरू में जब इसमें यूज़ होता है प्राकृतिक इनपुट्स तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इनपुट है वो है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो है जीवामृत। जीवामृत एक दिन के देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से 1 एकड़ की खुराक तैयार हो जाती है। जीवामृत को तैयार करने के लिए एक दिन का गोबर लगभग 10 किलो, एक दिन का गोमूत्र 8 से 10 लीटर और 1 से 1.5 किलो गुड़, 1 से 1.5 किलो बेसन और 50 से 100 ग्राम मिट्टी ऐसी जगह से जहाँ कभी आपके पेस्टिसाइड या केमिकल इनपुट ना यूज हुए हों वो लेने होते हैं। वो क्या होता है कि उसमें जीवाणुओं का कल्चर होता है, जो हवा वाले जीवाणु है उस मिट्टी में वो लिया जाता है। जैसे दूध को जमाने के लिए, जैसे जमाने के लिए हम दही का थोड़ा सा जीवाणु लेते हैं, वो जीवाणु ही होते हैं, वो कल्चर होता है। कितने लोगों का डेलीगेशन आया हुआ है? ये यहाँ 25 लोगों का डेलीगेशन आया हुआ है और यहाँ फार्म पे घूम के देखा है इन्होंने और पूरी तरह से ये संतुष्ट हैं कि हाँ प्राकृतिक खेती को अपनाया जा सकता है। अगर जब किसान का, क्योंकि इसमें एक मोटी बात ये है कि इसमें किसान को मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाना ही नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे जिस तरह कर्नाटक, तेलंगाना या और राज्य हैं वो प्राकृतिक खेती करें, नेपाल भी एग्री हुआ है प्राकृतिक खेती? अब शुरुआत हुई है इसकी, अब ये पहला बैच आया है तो इसके बाद संभावना यही है कि आगे इस पे एक बैचेज और आएंगे और प्राकृतिक खेती पर लगातार ट्रेनिंग प्रशिक्षण इसमें दिए जाएंगे और
अपने देश में तो लगातार दिए ही जा रहे हैं। वैज्ञानिकों को भी लगभग 425 कृषि विज्ञान केंद्र के जो ICR के अंडर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको भी यहाँ ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और किसान भी, और हरियाणा का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देनी है। और इसके अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों के जो यहाँ IAS ऑफिसर्स, मंत्री और दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और किसानों ने भी लगातार ट्रेनिंग यहाँ पर ले रही है। तो नेपाल में प्राकृतिक खेती करेगा? प्राकृतिक खेती के देखो, ये समय बताएगा, क्योंकि नेपाल की परिस्थितियां उसके हिसाब से इन्हें जाकर के काम करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि हिली एरिया है इनका, कुछ प्लेन्स का एरिया है इनका, तो वहाँ पर मेरा ये विश्वास है कि वहाँ पर प्राकृतिक खेती बिल्कुल कामयाब होगी। क्योंकि जहाँ भी जीवाणु हैं वहीं प्राकृतिक खेती कामयाब हो सकती है। चाहे आपका पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे आपका रेगिस्तान का क्षेत्र है, चाहे प्लेन्स हैं, जहाँ भी जीवाणु वहीं प्राकृतिक खेती संभव हो सकती है। इसलिए नेपाल में भी मेरा विश्वास है कि वहाँ भी कामयाब होगी।